नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की, जिन्होंने तकरीबन अपनी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को आज जमकर लताड़ा। मायावती ने सीधा हमला करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस में हिंदुत्ववादी होने की होड़ लगी हुई है और इन दोनों ही पार्टियों का जहां जहां पर भी शासन है वहां हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की घोर उपेक्षा की जा रही है और यह संविधान की मंशा के विरुद्ध है। मायावती का कुल मिलाकर यह कहना था कि तमाम, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, तमाम धर्मों का जो सम्मान करती है वो उन्हीं की पार्टी है और तमाम धर्मों की जो भावनाएं हैं उनकी रक्षा भी उन्हीं की पार्टी कर सकती है। उन्होंने उत्तरकाशी में जो एक लड़की के अपहरण का बहुत बड़ा मसला चल रहा है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा का जहां जहां राज है वहां लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर बहुत ही जो है ये धार्मिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ा जा रहा है और उसमें दलितों की, आदिवासियों के अधिकारों की घोर उपेक्षा की जा रही है। तो कुल मिलाकर मायावती अचानक एक्टिव हुई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव का कोई जिक्र नहीं किया। तो मायावती की पॉलिटिक्स अब कहां जा रही है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर अंदाजा लगाएं तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी, लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही दैनिक भास्कर अखबार के ब्यूरो चीफ विजय उपाध्याय जी। विजय जी के लेख भी लगातार हम अखबार में पढ़ते रहते हैं और देश भर की राजनीतिक घटनाओं पर इनकी नजर रहती है। तो सबसे पहले हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती 23 जून को होने वाली नीतीश कुमार की बैठक में नहीं जा रही हैं। फिलहाल ये उनकी पार्टी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस दोनों पे हमला बोला है, अखिलेश यादव के खिलाफ तो तलवारें तनी ही रहती हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, मायावती का पिछले कुछ समय से उनका रोल देख लीजिए अगर यूपी के पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो बड़ा शिथिल रहा है। और जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए, जिस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने रखी, भारतीय जनता पार्टी से उनकी अलिखित, अकथित जो एक दोस्ती जैसी रही है, उसके नाते उनको भाजपा का बगलगीर कहा जाने लगा। और यह सारी प्रक्रिया जिस कालखंड में हुई है वह बसपा का मेरे ख्याल में पराभव का सबसे खराब वक्त रहा। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्य का शासन करने वाली मायावती की पार्टी का जुमा कुल 1 विधायक होगा उत्तर प्रदेश की असेंबली में। 2014 से शुरुआत हुई, उसके बाद सबने देखा है मायावती एक्शन में। वो खबर छपती है अखबारों में तो मायावती एक्शन में, किस एक्शन में? मायावती का एक्शन फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी गई, उनके बयान देखे गए, जमीन पे देखी नहीं गई। तो अब जब ये कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के चरम काल में मायावती यानी बसपा का अवसान काल दिख रहा है, तो ऐसी सूरत में उनको अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करना होगा। आपका सीधा प्रश्न था कि क्या अकेले चुनाव लड़ेंगी? अकेले चुनाव लड़ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं, जो थोड़ी स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह बयानात इनके आ रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके के कैंडिडेट्स इन्होंने फील्ड किए थे, उसको देख के एक बात कहीं न कहीं होती है कि शायद असदुद्दीन ओवैसी की AMIM जो पार्टी है उससे इनका कुछ समझौता, कुछ बात हो सकती है। अभी भी आज का भी जो बयान इन्होंने दिया है, उस बयानों में कौन सा यहाँ ईसाई और कितने सिख उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ रहती हैं, जहाँ की पॉलिटिक्स करती हैं। यहाँ तो कुल मिलाकर इनके कहने का आशय था कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है और वो अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के नाते कांग्रेस और घनघोर हिंदुत्व के नाते भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
तो इनका इशारा तो दरअसल मुसलमानों को और तक मुसलमानों के खैर ख्वाह ही है। और उत्तराखंड को लेकर के इन्होंने और भी कहा कि वहां तो जो है वो क्या कहते हैं, क्या खोदा जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ काम हो रहा है। तो इनका आशय यह था कि किसी तरीके से इस तरह की बात कहें जो मुसलमानों को एक बार लगे। कारण बता दूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 3 बार मुख्यमंत्री बनी, तो मुसलमानों में इस बात की आशंका जरूर होती थी कि भाई भाजपा के साथ इनका सहयोग रहा है। और उसका असर भी पड़ा कि एक वक्त ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव के चरम काल के बाद बसपा को भी इन्हीं मायावती की अगुवाई में मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता था। मुस्लिमों की बड़ी अहमियत थी इनकी पार्टी में। नसीमुद्दीन से लेकर के तमाम बड़े कोऑर्डिनेटर जो है वो मुस्लिम हुआ करते थे। मुस्लिम उम्मीदवार एक बार नहीं, 2 बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा कंपटीशन होता था कौन मुस्लिम उम्मीदवार ला रहा है, तो समाजवादी पार्टी से आगे रहती थी जी। तो 2-3 बार भाजपा से सहयोग करने के बाद भी जब 2007 में इनको मुस्लिमों का साथ मिला, तो उनको लगा कि ऐसा है कि मुस्लिम शायद इसको खराब नहीं मानते हैं, तो एक बार फिर ये बात क्यों न करके देखें। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा ये 11 कैंडिडेट्स इन्होंने मेयर के इलेक्शन में मुस्लिम किए थे। और अभी भी आप देखिएगा पार्लियामेंट के इलेक्शन में मायावती कैंडिडेट्स फील्ड करने में चौंका देगी, लोगों की चौंका सकती है। इस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने अतीत किया। तो एक और बात हो सकती है जो मुझे अपने समझ में आ रही है, हालांकि मायावती के दिमाग में जो होता है वही करती हैं, और बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल रही है इनकी पॉलिटिक्स, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ इस तरह की के तार बन रहे हैं, पॉलिटिकल तार जुड़ रहे हैं कि कुछ इनका और वही ओवैसी की पार्टी का समझौता हो जाए। और अल्टीमेटली 2 चीजें सिद्ध हुई। एक तो इनकी जो भी पॉलिटिक्स 2022 के बाद से देखी गई, 2022 के असेंबली इलेक्शन, उसके बाद ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं, ये भाजपा की सहयोगी साबित हुई हैं। मैंने आपसे कहा था, विजय जी भी, कि 38 से 42 ऐसी सीटें थी तीसरे और चौथे चरण की, जिसमें इनके नाते भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अखिलेश यादव की पार्टी हारी थी, यानी समाजवादी पार्टी। तो ऐसी सूरत में अब इनको अपने अस्तित्व की भी चिंता है। अस्तित्व क्या है इनका, काफी वोटर टूट गया है। इवन दलित वोटर जो उनका सबसे एकदम सबसे बड़ा घनघोर समर्थक होता था, सबसे कट्टर समर्थक होता था, उसमें भी टूटन आई है। मुसलमान ज्यादातर चला गया है अखिलेश यादव की ओर, यानी समाजवादी पार्टी को। तो अगर मुस्लिम नहीं जोड़ेंगे कुछ परसेंट, तो फिर राजनीति समाप्त हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 2024 में बोहनी भी हो पाएगी। ऐसी सूरत में इनका मुस्लिम राग इसलिए है, और अगर AIMIM से इनका समझौता हो जाता है तो हो सकता है कई जगहों पे कमाल कर सकती हैं। तो वही देख रही होगी, अकेली भी लड़ सकती है, इसके चांसेस है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अभी 40% इस बात के आसार हैं कि ये ओवैसी के साथ समझौता करके जाएं। हालांकि बहुत दिन, अब ज्यादा दिन थोड़ी हुआ, 2019 का समझौता दीजिए, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन बनाया था, नहीं चल पाई, तब भी 10 सीट मिली। तो इनको बनाने से हो सकता है कि इनको सीटें कम देनी पड़ी और फायदा कुछ ज्यादा हो जाए मुसलमानों का। उसी की पॉलिटिक्स की मुझे लगता है ये बुनियाद नए सिरे से रख रही है। बिल्कुल। हमारे दर्शक पिंकू दर्शक लक्ष्मण चौहान वो कह रहे हैं कि बसपा का अस्तित्व दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, मायावती सक्रिय नहीं हुई तो बसपा पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इस पार्टी की जगह कोई और ले लेगा। विजय जी, जो बात जहां हेमंत जी ने अपनी बात खत्म की, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि निकाय चुनाव में 11 कैंडिडेट मेयर के मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, और उसके बाद से लगातार मायावती, उससे पहले भी कई महीनों से लगातार वो मुस्लिम वोट जो विधानसभा में पूरी तरह अखिलेश के साथ गया था, उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं। आज भी जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्ववादी शब्द का बड़े जोर शोर से इस्तेमाल करते हुए भाजपा और कांग्रेस को घेरा, तो क्या मायावती जो है अब उन्हें यही लग रहा है कि भाई अपना मेरा जो बचा खुचा 13% 12% दलित वोट है, उसमें अगर मुस्लिम वोट मिक्स ना हुआ तो फिर मैं कहीं स्टैंड नहीं कर पाऊंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो 18% मुस्लिम समाज है उसमें बहुत बेचैनी है। वो किसी भी तरीके से बीजेपी को हारते हुए देखना चाहता है।
और बेचैनी बहुत जबरदस्त तरीके से है। इसीलिए एकजुट होकर उसने 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। फिर उसकी बेचैनी आपको नगर निगम चुनाव में दिखाई पड़ा जब उसने एआईएमआईएम को मेरठ में बहुत वोट दिया, कुछ जगहों पे कांग्रेस को, मुरादाबाद वगैरह में कांग्रेस वोट किया, बसपा को भी वोट किया, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहा और रणनीति सही नहीं बन पाई। इस वजह से उनके कैंडिडेट जीत नहीं पाए, चाहे वो बसपा से आए थे या फिर किसी दूसरी पार्टी से। लेकिन लोकसभा चुनाव में पैरामीटर अलग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय है, वो ऐसी 13-14 सीटें हैं और ज्यादातर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा आरएलडी और सपा के साथ जो अलायंस था, उसमें ज्यादातर मायावती ने अच्छी सीटें ली थी, जो 40 सीटें उनके हिस्से में थी। और उसमें जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी वो भी उन्होंने ही लिए थे, और वहां पे उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिए और जाटो समाज ने मदद की और चुनाव जीत गए। मायावती जी को ये लगता है कि 11% जाटो जो बसपा का बेस वोट है, प्लस 18% मुस्लिम अगर आ जाते हैं तो अन्य जातियों का कॉम्बिनेशन जो बीजेपी से नाराज है, उससे उनको लोकसभा में सीटें मिल जाएंगी। ये जो हमला इन्होंने किया है, ये सिर्फ, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये हमला उन्होंने किया है। दरअसल मुस्लिम समाज में जो बेचैनी है, उसकी एक बड़ी वजह है कि उसको लगता है कि उनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उस पे समाजवादी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से ठीक से पहल नहीं हो रही है, बात नहीं रखी जा रही है। और बहुत से मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि हमारी तो बात ही कोई नहीं करता, तो जो उनकी बात करेगा मुस्लिम उसके साथ जाएगा, चाहे वो ओवैसी हो या बसपा हो। तो मायावती ओवैसी से आगे निकलना चाहती, और ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बीएसपी, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, तालमेल की संभावना 40% है, मैं उसे 40% से भी कम मानता हूं, क्योंकि मायावती जी ओवैसी को वहां मजबूत नहीं होने देना चाहेंगी और ना वो कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखेंगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ मजबूत हुई, जैसे कांग्रेस से अलायंस की बात आती है, तो कांग्रेस को मजबूती वो देंगी, तो मुस्लिम और दलित में जाटो वोट तो बसपा के साथ बचा हुआ है, बाकी तो वोट इनके पास बचे नहीं है, उसमें भी सेंध लगने की गुंजाइश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की अभी जो हालात है, वहां कांग्रेस एकदम हाशिए पर है, 2.3% वोट के साथ। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी चैंपियन है अपोजिशन में। तो मायावती की रणनीति यही है कि हम एक तरफ अपने दलितों में जाटो वोट हमारे साथ इंटैक्ट रहे, प्लस 18% माइनॉरिटी अगर इंटैक्ट हो जाता है तो एक तरीके से ये लगभग 30% के आसपास का कॉम्बिनेशन बनता है, तो विनबिलिटी बन सकती है, क्योंकि बाकी जो वोट हैं वो बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। असल सवाल यही है कि बीजेपी को हराएगा कौन, क्या सीट दर सीट ये अलग अलग समीकरण बनेगा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जिस तरीके के अभी समीकरण है, उसमें ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि हर सीट पर अलग पार्टी बीजेपी के सामने चुनौती हो, यानी कोई एक पार्टी या कोई एक अलायंस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे, ऐसी संभावना अभी नहीं फिलहाल दिख रही है। क्योंकि अगर अलायंस होता है जिसमें सपा बसपा और आरएलडी और कांग्रेस वगैरह होती है, तो एक भिन्न परिस्थिति होगी, जिसकी कोशिश परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। अभी पटना से क्या संदेश निकलेगा, वहां मायावती जा नहीं रही हैं, और वो किसी भी तरीके से, आप ये देखिए कि मायावती हमेशा कांग्रेस से दूरी बना के रखती हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें उनको अपनी रणनीति को बेहतर करना है। और देखिए, मायावती कमजोर हुई है, ये बात सही है, बहुत कमजोर हुई है, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ से वो फिर से ऊपर आ सकता है उनका वोट बैंक, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नहीं आ पाया था, वो लोकसभा चुनाव में आ सकता है। तो सारी वो जो चालें चल रही हैं राजनीति के शतरंज पर, यही कोशिश है कि हमें ज्यादा वोट मिले और हम सीटें वापस पाएं। जैसे 10 सीटें लोकसभा की आई थी, इस बार कम से कम 10 सीटें तो जरूर आ जाएं। ये उनकी कोशिश है, और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बातें कही हैं, इसीलिए कांग्रेस को भी निशाने पे लिया, इसीलिए बीजेपी को भी निशाने पे लिया है, और ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। भविष्य में क्या होगा, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो वो ऑप्शंस तो हमेशा ओपन रहते हैं। हो सकता है कि चलते चलाते चुनाव के मौके पर अलायंस भी बन जाए, लेकिन अभी तो वो स्थितियां नहीं है। इसलिए मायावती फिलहाल अपनी बुनियाद मजबूत कर रही है। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, देखिए 2007 में मायावती जी ने जिस दिन अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की थी विधानसभा चुनाव की,
उस समय उन्होंने कहा था कि मुस्लिम तो थोड़ा कट्टर होता है, कट्टर लोगों को पसंद करता है, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था। इसके बावजूद वो बहुमत में आई और उनको 206 सीटें मिल गई थी। लेकिन आप 2017 का चुनाव याद रखिए विधानसभा का, जब उन्होंने 100 से ज्यादा माइनॉरिटी प्रत्याशी दिए थे, मुस्लिम समाज के प्रत्याशी दिए थे, लेकिन बीएसपी को 19 सीटें ही मिल पाई थी। तो बीएसपी के को लेकर माइनॉरिटी में कोई ज्यादा उत्साह नहीं होता है। लेकिन बदले हालातों में, ऐसे हालात में जब माइनॉरिटी ये चाहता है कि उनके इश्यूज को कोई एड्रेस करे, कोई बोले, तो वहां मायावती उस वैक्यूम को भरती हुई नजर आ रही। जी भैया, सर आपने कई सारी बातें कही, हम इसको आर्टिकल भी लेंगे कि मायावती ये सब जो कवायद कर रही हैं उसका क्या निहितार्थ निकल रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत के संदर्भ में अगर समझा जाए। हमने एक पोल भी पूछा है कि क्या मायावती कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसका जवाब हमारे दर्शक दे सकते हैं और वो चाहे तो कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं जो अपने गेस्ट से लेंगे। हेमंत सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मायावती की, उसमें एक चीज़ बड़ी खास थी। चलिए, ये तो था कि 3-4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव में उनको अपनी संभावनाएं नजर आ रही हो, ये भी एक बात है कि मायावती को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संभावना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, इन जगहों पर दिखने लगती है। तो आज उन्होंने इस संदर्भ में भी बात की और ये कई बार से हुआ, ये पहली दफा कि उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र ही नहीं किया। 2024 में जब बिसात बिछ रही है और मायावती 2024 का जो कह लीजिए कि सेमीफाइनल वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी ताकत आजमाने के लिए उतरने की का ऐलान कर रही हैं, जैसे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, तो इन जगहों पर का सियासी संदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी संदेश, ये दोनों तो एक साथ में चल रहा है ना सर। तो उत्तर प्रदेश में जब वो अखिलेश यादव का नाम अब नहीं ले रही हैं, कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में कि हिंदुत्ववादी सियासत हो रही है और उसके बरक्स एक सियासत खड़ी करनी है, तो क्या ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है मायावती की कि अखिलेश को यहां से माइनस करो, जबकि जो माइनॉरिटी वोट का सबसे बड़ा जो जिनके खाते में जा रहा है वो तो समाजवादी पार्टी है। जैसा कि विजय सर भी कह रहे थे कि 2007 से लेकर 2022 तक मायावती लगातार कवायद करती रह गई। इवन निकाय चुनाव में भी उन्होंने मेयर के इतने कैंडिडेट्स दे दिए, उसके बावजूद मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं किया, लेकिन वो अपनी इस कवायद पर बार बार डटी रहती है। तो क्या उनका एक कह ले मंतव्य ये है राजनीतिक कि सब जगह मुस्लिम वोट चला जाए लेकिन अखिलेश को न जाए, इसीलिए अखिलेश का वो जिक्र नहीं कर रही हैं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अखिलेश का जिक्र किए बगैर भी वो जिक्र कर रही हैं। इसको आप देखिए, उन्होंने जो शब्द कहा है कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी, इन सब की भी उपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और हिंदुत्व पे चल रही, मतलब हिंदूवादी इनकी। हिंदूवादी अभी किसका दिखा इधर? किस पॉलिटिको का कोई ऐसा एक्शन दिखा जो सॉफ्ट हिंदुत्व या कठोर हिंदुत्व की ओर जाता हो? कल जो उन्होंने शुरू किया था, आप शायद इस ओर इशारा कर रहे हैं। मैं नैमिषारण्य में किसने शुरू किया? नैमिषारण्य ऐसा स्थान है, एकदा नैमिषारण्य, यहीं से सत्यनारायण जी की कथा का प्रारंभ होता है। कोई भी कार्य करने के पहले, किसी भी तीर्थ जाने के पहले, 100 तीर्थ जाने के पहले नैमिषारण्य में आदमी वो करता है। तो अखिलेश यादव क्या ऐलान करेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, हम इतने दर्शन करने जा रहे हैं? तो नैमिषारण्य से उनकी शुरुआत, और कल नर्मदा नदी में पूजा पाठ करके क्या करके प्रियंका गांधी की शुरुआत, मतलब एक तरीके से अघोषित शुरुआत मध्य प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। तो ये ताजा उदाहरण 2-3 दिन के भीतर का उनके सामने था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना कहा, भारतीय जनता पार्टी तो वो बार बार कहती हैं कि हिंदुत्व पर आधारित राजनीति करने वाली, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी है। तो बिना नाम लिए एक तरीके से उनका इशारा, क्योंकि जनता तो देख ही रही, एक नैमिषारण्य से उन्होंने शुरू किया। और प्रियंका गांधी ने नर्मदा नदी की पवित्रता का सम्मान करते हुए उसकी पूजा अभिषेक से वहां का कार्यक्रम शुरू किया। ये बात तो साफ ही है। लेकिन देखिए, मायावती के साथ दिक्कत क्या है? अभी बहुत अच्छे बिंदुओं पर विजय जी ने अपना विचार व्यक्त किया। मायावती का दुर्भाग्य एक तरीके से कहिए कि
उत्तर प्रदेश या हिंदी हार्टलैंड में जैसे ही, जब से खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित हुआ, मायावती का पराभव उसी के साथ शुरू हुआ। 2012 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश में मतलब एक तरीके से कहिए कि अखंड राज किया है, यानी एक पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री रही, जो चाहती थी वो फैसला लेती थी, किसी का कोई दबाव उनके ऊपर किसी प्रकार का नहीं था। 2 साल में ही उनकी दशा हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी कब उत्तर प्रदेश में बाउंस बैक ही नहीं किया बल्कि सबको धूल में मिला दिया। ये साल था 2014 पार्लियामेंट का इलेक्शन। नरेंद्र मोदी आए, माहौल एकदम बदला। सत्ता में रहे अखिलेश यादव 5 सीट पे आ गए, मायावती 0 पे रही। बसपा की राजनीति में जो तरक्की उत्तर प्रदेश में दिखी और लिखी गई थी, उस पड़ाव का सबसे नकारात्मक और कष्टकारी समय मायावती के लिए 2014 था, कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद आप देखिए लगातार उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। विधानसभा में जब 1 सीट तक आ गई हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। नंबर 1, नंबर 2, उनको लगता है अब कोई नया क्लास उनके साथ जुड़ने वाला नहीं है। एक सुनिश्चित वोट है, वो भी जाटों के मतलब दलितों के नहीं, क्योंकि बाकी समाज तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में आ चुका है, चाहे वो सोनकर मतदाता हो, चाहे वो खटिक मतदाता हो, वही खटिक सोनकर, चाहे वो पासी मतदाता हो। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले थे और अब और बढ़ गए हैं। तो ऐसी सूरत में वाकई बेचैनी, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं में है, उससे ज्यादा बेचैनी मायावती में है। मायावती की बेचैनी समझी जा सकती है। आप कहाँ खड़ी हो? पिछली बार आपने अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी सारी कुंठा, कष्ट, अतीत का दर्द, दंश सहते हुए आपने मतलब अखिलेश यादव के साथ समझौता किया। उसका तात्कालिक लाभ तो आपको मिल गया। आपको ये भी पता था कि हमको इसका लाभ मिलेगा, अखिलेश को नहीं मिलेगा, अखिलेश को नहीं मिला। लेकिन अब रास्ता क्या बचा है? मेरा अभी भी मानना है कि दलित वोट मायावती को मिलते रहे हैं, दलित वोट मायावती को मिलेंगे, खासतौर से जो जाटव समुदाय के मतदाता हैं। ऐसी सूरत में खाली मुस्लिम वर्ग एक ऐसा बचता है जो उनके साथ हालात किसी भी परिस्थिति में, हो सकता है परिस्थिति जन ऐसी कारण बने कि उनके साथ जुड़ जाए, तो वही लास्ट ऑप्शन है। उसी के लिए सारा दिमाग लगा रही हैं। और जहां तक मुस्लिमों की बात बता दूं, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सौभाग्य है कि वो कुछ पर्टिकुलर सीट्स पर सीधे सीधे लड़ लेते हैं या समग्र दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती पेश करने की स्थिति में रहते हैं। वरना मैं इधर पिछले 6 महीनों से कहीं भी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक अच्छा क्लास है जो अब फिर कहने लगा है कि क्या करें, कांग्रेस की हालत खराब है, कांग्रेस के साथ जाए तो ही वोट बेकार करने जैसा है। मतलब कांग्रेस के प्रति थोड़ा कुछ फीसद आकर्षण मुस्लिमों का बढ़ा है। ये मेरा निजी तजुर्बा है इसको। हालांकि नगर निकाय के चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जहां अच्छे खासे वोट कांग्रेस को मिले, और ऐसी जगहों पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये भी इसको तस्दीक करता है। लेकिन जाति तौर पर जो मैं बातचीत करता हूँ अलग अलग क्लास में, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो मुसलमानों का, चाहे वो गैर पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा व्यवसायी वर्ग हो, उसको कांग्रेस की पुरानी अच्छाइयां याद आ रही हैं। हालांकि ये सही है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता बेचैन है, और ये सच है। अब हो सकता है इसको किस तरीके से इसकी व्याख्या लोग करें, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पिछले 4-6 महीनों, 8 महीने, 10 महीने के दौरान 2022 के बाद से, 2022 के इलेक्शन के बाद से उत्तर प्रदेश में ये जो मजहबी तौर पर जो सोच है वो थोड़ी सी कट्टर हुई है, थोड़ी कट्टर हुई है। और इधर अभी
जो घटनाएं हुई हैं अतीक से लेकर के इधर उधर, उसको लेकर के भी लोकल स्तर पर काफी रिएक्शन है। मैं बता दूं आपको, हो सकता है वो रिएक्शन कहीं फूटा ना हो, दिखा ना हो, लेकिन इस तरह की बात है। तो अब जो एक जुमला हुआ करता था, एक फंडा हुआ करता था, एक उद्देश्य हुआ करता था कि किसी तरीके से भाजपा को हराओ और जो भाजपा को हराए उसी के साथ जाओ, तो वह स्थिति और ज्यादा कड़ी हो गई है। इस बात को मुझे लगता है कि अब हो सकता है एक साथ नहीं, लेकिन लोकली अगर मुस्लिम वर्ग देखेगा कि ये कैंडिडेट मजबूत है, भाजपा को हरा रहा है, तो वो हो सकता है कि पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की रणनीति न बनाए, लेकिन लोकल स्तर पर यह रणनीति जरूर बनाने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुस्लिमों की बेचैनी, मायावती की मुस्लिमों की बेचैनी से लेकर के जो अपने अस्तित्व की बेचैनी है, वो भी सामने है। तो जब बेचैनियां इतनी ज्यादा होती हैं तो आदमी कुछ न कुछ करता है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं इसीलिए मैंने 40% कहा, हो सकता है कम हो सकता न भी हो, कि मुस्लिमों का जो युवा वर्ग है वो इसी को पसंद कर रहा है। मैंने आजमगढ़ से लेकर साहगंज, जौनपुर से लेकर के सुल्तानपुर और इधर वेस्टर्न यूपी तक देखा है। तो एक और वो अट्रैक्शन का कारण हो सकता है जो मायावती को फायदा दे सकता है मुस्लिम मतों का रुझान अपनी ओर करने या पकड़ने में, अगर वो AIM के साथ जाती है या कोई समझौता बनता है। और उससे ज्यादा मजा थोड़ी है कि मायावती सब 80 के 80 सीटों पर सारा चुनाव लड़ने, हाँ मतलब 100% सीटों पर चुनाव लड़े, इसमें उनको कहीं किसी से समझौता करेंगे, सीटें तो उनको देनी पड़ेंगी। तो इसलिए मुझे इस बात का थोड़ा सा इसके आसार नजर आते हैं कि ये समझौता हो सकता है। जी जी, हालांकि जब चुनावी मौसम आता है कहते हैं कि ओवैसी तभी सक्रियता दिखाते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी चुनावों का मौसम बीतता है और वैसे फिर हैदराबाद चले जाते हैं। विजय सर, मैं आपके पास आता हूं एक सवाल के साथ। यही सवाल जो हेमंत सर से मैंने लिया कि जब मायावती ये कहती हैं कि भाजपा हिंदुत्ववादी राजनीति करे तो भाजपा को तो ये बात सूट करती है। भाजपा तो अपने हर प्रकार के फैसलों से ये बताती है कि वो हिंदुत्ववादी राजनीति करती है। लेकिन जब मायावती कहती है कि कांग्रेस हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, तो फिर उनका इशारा क्या है? क्योंकि कांग्रेस ये राजनीति कर्नाटक में भी कर रही थी, वो बजरंग दल का, इधर मध्य प्रदेश में वो बजरंग बली की बात कमलनाथ कर रहे थे, और वहां वो बजरंग दल और बजरंग बली का जब मुद्दा उठा तो कर्नाटक में कांग्रेस ने एकदम स्पष्ट स्टैंड लिया, जिसका फायदा उसको मिला, माइनॉरिटी वोट उसे मिले। इतने तमाम चीजों के बावजूद कि राहुल गांधी टेम्पल रन करते हैं, प्रियंका गांधी का मंदिर दर्शन जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने शायद ही कोई मंदिर होगा ज्यादा फेमस जो उन्होंने छोड़ा होगा। इसके बावजूद माइनॉरिटी वोट जहां कांग्रेस एक मजबूत चुनाव लड़ी जैसे कर्नाटक, तो उसे मिला। तो जब मायावती उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर ये बात हम देखें कि जब वो कहती है कि कांग्रेस भी हिंदुत्ववादी राजनीति कर रही है, तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रही हैं? वो किस वोटर को क्या इशारा करना चाह रही हैं? क्या वो कांग्रेस को 2024 में एक अपोनेंट मान रही है मुस्लिम वोट का, कि वो मुस्लिम वोट लेकर चली जाएगी लोकसभा चुनाव में, या उनका मतलब इशारा अखिलेश यादव है, मतलब वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्लेयर ना नजर आए? देखिए, मायावती की जो रणनीति है वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। अगर उनका जनाधार बढ़ेगा तो उससे उनको बेनिफिट होगा। देखिए, 12% जनाधार होना बहुत ही कम है, आप कोई सीट नहीं जीत सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के को अगर देखें तो यहाँ पे जब हम चर्चा करेंगे तो जाहिर है यहाँ 2024 के लोकसभा की चर्चा होगी। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां BSP पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में सीटें जीतती रही है, तो उसकी कोशिश है कि हम अपनी सीटें वापस कुछ रिटेन करें, कुछ सीटें वहां मिलें। और पिछली बार राजस्थान में उनकी 5-6 सीटें आई भी थी जो कांग्रेस में शामिल हो गए, करा लिया, जिस बात पे वो बहुत नाराज है कांग्रेस से। मध्य प्रदेश में बसपा ने सपोर्ट भी किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। राज्यसभा भी उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको मदद की थी। लेकिन मायावती चाहती है कि उनका जनाधार बढ़े, और इसके लिए उन्होंने इन दोनों पार्टियों को पे अटैक किया है, क्योंकि वो सेकुलर वोट जो है और सेकुलर के साथ माइनॉरिटी वोट। दरअसल माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो है वो
आजादी के बाद या कहें आजादी के पहले 1921 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, कांग्रेस हमें तब से इनको बहुत महत्व देती रही है। आप देखिए तमाम नीतियां, तमाम बातें जो इनके कांग्रेस के मंचों से आजादी के पहले और आजादी के बाद हुआ, उन्होंने हर जगह माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा तरजीह। और दरअसल कांग्रेस की इसी रणनीति से ही जनसंघ और बीजेपी का जन्म हुआ है। अगर वो इतनी ज्यादा अहमियत न देते तो शायद जनसंघ या न मजबूत हुई होती। उत्तर प्रदेश में तो 67 में समाजवादी और जनसंघ ने संयुक्त सरकार बनाई थी। 3 मुख्यमंत्री उसके बन गए थे। फिर 77 का चुनाव आप देख लीजिए, फिर 89 का देख लीजिए। लेकिन बीजेपी उसमें ज्यादा ताकतवर होकर निकल आई, समाजवादी थोड़ा पीछे रह गए। ये पॉलिसी कांग्रेस की रही और इस पॉलिसी की वजह से ही भारत का जो हमारा माइनॉरिटी क्लास है उसको लगता है कि थोड़ी सी हमें अलग से तरजीह हमको मिलनी चाहिए। वो तरजीह नहीं मिल रही है। अब वो तरजीह कई तरीके की है। जैसे अभी लखनऊ में कटिया अभियान चल रहा है, तो मुस्लिम इलाकों में कटिया हटाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो ड्रोन कैमरे के साथ कटिया हटाई जा रही। जाहिर है लोग नाराज होंगे। इस तरीके की बहुत सी बातें आप देखिए कि इधर इतनी ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम बता के लड़की से शादी किया, फिर उसे धर्म परिवर्तन को मजबूर किया। डेली 1-2 घटनाएं सामने आ रही हैं और मीडिया में उनको सुर्खियां भी मिल रही हैं। उत्तरकाशी की भी घटना उसी से जुड़ी हुई है। फिर वो गेमिंग लव जिहाद है, मजार लव जिहाद है। चीजें अब ये नैरेटिव में आ गई हैं। तो माइनॉरिटी को लगता है कि हमारा जो फ्रीडम है, जो हम कर लेते थे और उसको सरकार इग्नोर करती थी, अब वो इग्नोर नहीं हो रहा है। दरअसल इसको देखने की दृष्टि अगर आप निष्पक्ष होकर देखेंगे तो अलग दिखेगी, और थोड़ा सा बायस्ड हो जाएंगे तो ये अलग तरीके से दिखेगी। तो कांग्रेस के साथ माइनॉरिटी का एसोसिएशन रहा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद उनका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। कमोबेश यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी रही, लेकिन वहां इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि वहां जो वोटिंग कैपेसिटी है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो कम है। उत्तर प्रदेश में 18% माइनॉरिटी है, उन दोनों राज्यों में कम है। बसपा चूंकि शुरू में दलित वोटों की चैंपियन थी, जो उत्तर प्रदेश में 21% है और मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब बहुत ज्यादा है। दलित वोट राजस्थान में भी ठीक ठाक संख्या में है, लेकिन वो दलितों से शिफ्ट होते होते आके सीधे उत्तर प्रदेश में जाटव समाज तक की सीमित रह गई। और मैं इस बात को आज से नहीं कह रहा हूं, मैं 2013 से कह रहा हूं। 12 के चुनाव के बाद, एक्चुअली 12 के चुनाव में ही ये बात दिखाई दे गई थी कि बसपा के पास सिर्फ जाटव वोट बचा है, बाकी दलित फ्रेगमेंटेशन हो गया, अलग अलग बट गया है जातियों के खांचे में। तो देखिए अभी ताजा घटना आप देखिए, संजय निषाद जो निषाद पार्टी के हैं, निषाद समाज ओबीसी में है, लेकिन वो दलित सेक्टर में जाने की मांग हमेशा करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17-18 जातियां हैं जो निषाद समुदाय से जुड़ी हुई हैं। निषाद राज के किले में एक मस्जिद, संजय निषाद का कहना है कि वो मस्जिद बन गई और ये बाद में बनी। इसके पहले उत्खनन हुआ था जब एएसआई ने वहां पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ने किया था, तब तक वहां कोई मस्जिद नहीं थी। आज वो 1 एकड़ में मस्जिद बन गई, उसे हटाया जाना चाहिए, उसके लिए वो उन्होंने बाकायदे ऐलान भी किया है। तो ये सारी चीजें देखिए एक अलग किस्म का नैरेटिव क्रिएट कर रही है, यानी जो विशिष्टता थी वो खत्म हुई है। तो बेचैनी का कारण यही है, और मायावती उस बेचैनी को हवा देने की कोशिश कर रही है कि वो बेचैनी पॉलिटिकल ट्रांसलेशन उनके खाते में आ जाए। विधानसभा चुनाव उनके फोकस में है, चाहे वो जिन राज्यों में अभी होने वाले हैं, और वहां पे वो कुछ सीटें जरूर रिटेन करना चाहेंगी, क्योंकि उनको नेशनल पार्टी का दर्जा भी बनाए रखना चाहती हैं वो। मायावती ये नहीं चाहती कि कांशीराम जी के जमाने में जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, वो उत्तर प्रदेश की पार्टी तक सीमित कर दें और या राज्य स्तरीय पार्टी हो जाए। तो एक उनकी ये भी ख्वाहिश है, चूंकि देश में सबसे बड़ी दलित नेता आज भी मायावती ही है, उनसे बड़ा कोई दलित नेता नहीं है जनाधार के मामले में, भले ही वो सीटें पाए या ना पाए। तो वो अपनी इस रणनीति को कम से कम दलितों के साथ माइनॉरिटी को जोड़ने की उसको पुख्ता कर रही है। और ये उनकी चिंता इसलिए भी है कि ओवैसी भी दलित और माइनॉरिटी की बात सबसे पहले करते हैं। जय भीम जय मीम उनका नारा उन्होंने खूब लगाया, लेकिन दलित उनके साथ गया नहीं। अब चूंकि राज्यों के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो यहाँ भी जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे उनको लोकसभा सीटें चाहिए। अमरोहा है, मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, कई ऐसे जिले हैं और लोकसभा सीटें हैं जहां पे जाटो और मुस्लिम कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। जाट और मुस्लिम का तो
बहुत डिस्कशन हुआ है, लेकिन जाटो और मुस्लिम को लेके उतना डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी नए तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। और पश्चिम में तो जाटो समाज में एक चंद्रशेखर रावण भी पैदा हो गए, उन्होंने भी अभी अपनी आजाद समाज पार्टी बना ली। तो ये जो दलित राजनीति है और जो माइनॉरिटी राजनीति है, इसमें बहुत सी चीजें नई ऐड हो गई हैं। दरअसल ये ट्रेडिशनल राजनीति से 2 कदम आगे की बात मतदाता कर रहा है और नेता थोड़ा पीछे है। जैसे जो इनके मुद्दे हैं उसमें जो इनके आर्थिक ढांचे की बात है, इनके जो सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की बात है, रोजगार की बात है, और जो इनके मसले हैं उस पे बात कम है, समीकरण की बात ज्यादा है। तो मायावती जी समीकरण पे ही फोकस कर रही है, लेकिन जो उनके लिए जो आर्थिक विकास के लिए कोई कार्यक्रम हो, कोई सुझाव हो, वो सब बातें भी मिसिंग है। तो ये जो मायावती का अटैक है, इसके पीछे उनका मंशा सिर्फ इतनी है कि दलित मुस्लिम का मैसेज बना रहे समाज में, और हमारा जो जनाधार अभी उत्तर प्रदेश में 12% है, ये बढ़े, और जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पे जो सीटें उनके पास पिछली बार आई थी, कम से कम उतनी सीटें या उससे सीटें ज्यादा उनको जरूर मिल जाए। ऐसा न हो कि पूरी तरीके से सफाया हो जाए। खासतौर पर ये खतरा राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि जब बसपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों पे भी स्वाभाविक तौर पे नजर आएगा। जी जी बिल्कुल। हेमंत जी, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे वो आपसे, उन्होंने आपका नाम लेकर ये सवाल पूछा है कि अगर कांग्रेस के पास विकल्प हो तो वो सपा और बसपा में से किसके साथ जाना चाहेगी और क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये विकल्प कांग्रेस ने आजमाए हुए हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, समय के साथ ये कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में उतर चुका है और कोई उल्लेखनीय और उसका परिणाम नहीं आया। कांशीराम के जीवित रहते कांग्रेस और बसपा का अलायंस हुआ। उस वक्त कांग्रेस का अवसान काल था और बसपा का उरूज था। सफलता अपेक्षित नहीं रही। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, खाली 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी थी। दरअसल लगता क्या है कि इनसे ये दोनों पार्टियां अब क्यों, या कोई भी पार्टी इनसे अलायंस करने में, बड़ी पार्टी क्यों कांग्रेस अलायंस करने में क्यों बचती है? आज समाजवादी पार्टी के पास जो पूंजी है या बहुजन समाज पार्टी के पास जो पूंजी है, ये पूंजी आई कहां से? ये तो समग्र पूंजी कांग्रेस की ही थी ना। दलित मुसलमान कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर हुआ करते थे। 89 तक के सिलसिला चला है, उसके पहले इसी इक्वेशन से सरकारें बनती रही। तो कांग्रेस का दलित टूटा तो बसपा के साथ गया, कांशीराम के मूवमेंट के साथ गया। मुसलमान टूटा तो वो पहले मुलायम सिंह यादव के साथ गया, फिर बाद में बढ़ता रहा। अपर कास्ट टूटी, खास तौर से ब्राह्मण, तो भाजपा के साथ चले गए। और इसीलिए आज कांग्रेस की दशा है। मैं आज भी बता दूं, अगर कांग्रेस ने अपने ढांचे को दुरुस्त किया होता, सक्रियता बढ़ाई होती और लगातार कांग्रेसी डटे होते, तो आज ये जो बेचैन मुसलमान है ना, ये फिर घर वापसी करते। घर वापसी मतलब कि जहां से आए थे, जिसके फॉलोअर थे, फिर वही पहुंचते, यानी कांग्रेस पास जाते। दलितों में भी टूटन है। और आज एक बात बता दूं आपको, आखिरी बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 89 तक रही। 89 के चुनाव में कांग्रेस पहली बार हारी, लंबे समय बाद। तो आप सोच लें कि इतने वर्षों के अंतराल में कांग्रेस ने कोई इस तरह की कोशिश नहीं की। हमको इसीलिए मैं कांग्रेस कहता हूं, कांग्रेस बहुत सुस्त
और अलसाई हुई पार्टी है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और ये बात मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अभी भी अगर अवसर मिले तो जो वर्ग दूसरों का सपोर्टर हो गया है वो अभी भी कांग्रेस को कई कारणों से बेहतर मानता है, पर कांग्रेस अपने आप को बेहतर लायक बना नहीं पाती है। वही समस्या है ना, जब कांग्रेस खुद बीमार, अपनी बीमारी उसने उजागर कर दी है, तो बीमार के पास आज की तारीख में कौन जाना चाहेगा? अगर अपना स्वास्थ्य सही करा खाए तो कोई जा सकता है। हाँ, लोकसभा में तो शायद बेस्ट परफॉर्मेंस 2009 ही था ना, जब 21 सीटें जी। जीती। बात को भी 14-15 साल होने जा रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी, 2009 में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस को सीटें मिली, जबकि उत्तर प्रदेश के जो इक्वेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। और यह वह वक्त था, मुझे याद है विजय उपाध्याय से मेरी उस विषय में बात हुई थी कि 2009 के परिणाम क्या होंगे। मुझे लगता है उस परिणामों के आसपास मुझे तो विजय उपाध्याय और एक दो और मित्रों ने कहा था कि कांग्रेस इस बार जो है छलांग मारेगी। हमने वो किस बिना पे छलांग मारेगी, लेकिन किया। पर क्या हुआ, 2019 आपको एक तरीके से बाउंस बैक आप हुए, तो आपको और राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे, वही वक्त था इनको पूरा जोर लगा देना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या कहा, जब आपकी सोच में शिथिलता आ जाती है तो आप द्रुत गति से चलने की अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती। कांग्रेस साथ वही हुआ। तो कांग्रेस की कहानी उत्तर प्रदेश में बड़ी अलग है। और आज बता दूं, मूल प्रश्न पे आ रहा हूं, जहां से शुरू हुआ था श्रीमान जी का जो प्रश्न था वो वही है कि कांग्रेस किसके साथ जाए। कांग्रेस अब बहुत ज्यादा प्रयोग करने की स्थिति नहीं है, लेकिन 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए उसकी सारी परिस्थितियों के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं, मतलब दो बड़े राज्यों को छोड़ करके, दो महत्वपूर्ण राज्यों को छोड़ करके कई राज्यों में नए नए जो इक्वेशन बने हैं, और 2024 के पहले जो असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट संभावित हैं या अपेक्षित हैं, या जिन पर टिप्पणी की जा रही थी ऐसे परिणाम हो गए, उन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत से राज्यों में बहुत मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में कांग्रेस के पास एक बड़ा अवसर है, लेकिन वही तो दिक्कत है ना कि अवसर को, मतलब मैं अगर कांग्रेस इस तरह का माहौल बना लेती, मैं बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक बार मुसलमान फिर सबको उसने परख लिया। 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार बसपा, और कांग्रेस को 89 से छोड़ा हुआ है। तो एक अवसर था, लेकिन कांग्रेस ने कोई सुनियोजित प्रयास नहीं किया, परिश्रम नहीं किया। और हो सकता है अब एक बहाना उनके पास हो कि हमारे पास संसाधनों कमी थी। बताइए, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक आपने सरकारें चलाई इस देश में विभिन्न राज्यों में, और अभी 2014 के पहले तक आपकी केंद्र सरकार थी। अब उत्तर प्रदेश को दुरुस्त करने की बात आती है तो अंदरूनी कहानी जो निकल कर आती है, संसाधनों की कमी है, हम क्या करें। पहले कुछ राज्यों से सहयोग मिला करता था यूपीसीसी को मजबूत करने के लिए आर्थिक, लेकिन तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आप क्या करोगे, आप किसके साथ समझौता करोगे? समझौते से आप क्या मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी आपसे कोई समझौता करने नहीं जा रही है, बहुजन समाज पार्टी समझौता करेगी नहीं, अगर करेगी कुछ परसेंट चांस है तो एआईएमआईएम से करेगी, और किसी से नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो इनके साथ कौन आएगा? तो जयंत चौधरी और इनके साथ आने जाने से तो कोई, हालांकि जयंत चौधरी खुद ऑलरेडी एक अलायंस में है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं, और ज्यादा मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर आप जमोगे नहीं, जीतोगे नहीं, जमीन नहीं पाओगे, तो प्रदेश में आप क्या पाओगे? और उत्तर प्रदेश में फिर कह रहा हूं, आपके इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार कहा था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल 2024 के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा कमाऊ पूत है जो आपके कुछ नाकारा, कामचोर या कम कमाने वाले बच्चों की हिस्से की भरपाई करता है। इसीलिए भाजपा का मेजर फोकस उत्तर प्रदेश पर रहता है। और दूसरे दलों की क्या दशा रही है ये हम लगातार 9 वर्ष से देख रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे असेंबली के इलेक्शन हो। तो कांग्रेस तो इसमें बहुत कमजोर खिलाड़ी है।
जी बिल्कुल। विजय एक जी, बयान दिया था कि 75 सीटें जीतने का फॉर्मूला वो लेकर आए थे एक बार फिर, और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, जयंत चौधरी, वो खुद, ये सब, नीतीश कुमार, ये सब अगर गठबंधन बनाकर बीजेपी के खिलाफ यूपी में लड़े तो 75 सीटें जीत सकते हैं। आपको इसमें कुछ गंभीरता नजर आती है इस बयान में? नहीं, देखिए, ये कोशिश तो हो रही है कि 450 सीटों पर अकेला कैंडिडेट भाजपा के खिलाफ है, लेकिन इससे जनता में मैसेज क्या जा रहा है कि यानी कि कोई भी पार्टी या कोई भी अलायंस जैसे यूपीए, बीजेपी को हराने की ताकत उसमें नहीं है, इसलिए इतने दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, जब भी गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जब भी जो अलायंस बने हैं, चाहे 67 में बने हो, 77 बने हो, 89 बने, उसका जो ढांचा था वो तैयार किया बीजेपी ने। तो जब बीजेपी के खिलाफ कोई अलायंस बनने की बात है तो उसका ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कई राज्यों में उसके अपोनेंट हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे उड़ीसा है, जैसे तेलंगाना है, जैसे पंजाब है। तो कांग्रेस ये काम कर नहीं सकती। दूसरा, कांग्रेस में नीतियों की स्पष्टता कभी नहीं रही है, तो वो इस तरह के अलायंस बनाना उसके लिए बहुत आसान नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई अलायंस ऐसा बनता है यूपीए प्लस का, तो यूपीए प्लस के अलायंस में फिर चेहरे की दिक्कत आ जाए, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक चेहरा तो राहुल गांधी सामने आ जाएंगे। जब ऑटोमेटिक राहुल गांधी चेहरे के तौर पे सामने आ जाएंगे, क्योंकि फोकस उन्हीं के ऊपर हो जाएगा, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे और दूसरे ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री बनने के आकांक्षी हैं वो क्या करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान है, वो बयान सिर्फ उन्होंने एक बात फेंकी, चूंकि अभी उनकी वो बीजेपी के साथ तालमेल है, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो तालमेल अंततः हो ही जाएगा। हालांकि उनकी बातचीत हो गई है, सारी चीजें पक गई हैं, लेकिन राजनीति में फिसलन कब हो जाए कोई पता नहीं। तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर को बनाए रखना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर बहुत ही समझदार खिलाड़ी हैं, वो चाणक्य जैसे राजनेता हैं आज के जमाने के हिसाब से। आप देखिए, जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने तब तक सपा का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा हम आजमगढ़ जिता के देंगे, लेकिन जैसे ही आजमगढ़ में सपा हारी, उसके बाद अखिलेश पे निजी हमले उन्होंने इतने ज्यादा किए कि फिर वो बात बिगड़ गई। और फिर से अगर आप सबके साथ लेने की बात करेंगे तो पुरानी चीजें तो लोगों को याद आएंगी। अच्छा, दूसरा एक चीज होती है अवसरवाद। आज के दौर की जो मतदाता है, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा है उसमें, वो चीजों को याद रखते हैं, और याद रखने का कारण हमारा सोशल मीडिया है। चीजें घूम घूम के आती हैं। आप देखिए, अभी चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो कि मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने क्या बयान दिए थे जीएसटी पे, अब प्रधानमंत्री रहने के बाद जीएसटी लागू कर दिया। ऐसे ही केजरीवाल ने 13 में क्या क्या कहा था, 12 में क्या क्या कहा था, अब क्या क्या कर रहे हैं। जिन नेताओं को वो कभी चोर और भ्रष्ट कहते थे, उन्हीं के पीछे पीछे जाके समर्थन मांग रहे हैं। तो जनता उन चीजों को अगर नहीं भी याद रहता तो सोशल मीडिया उन्हें याद दिला देता है। दूसरी चीज ये है कि आज की राजनीति, जहां पे आप एक आर्थिक पैकेज दे रहे हैं जनता की बेहतरी के लिए, भले वो फ्रीबीज के तौर पे हो, रेवड़ियों के तौर पे हो, लेकिन अगर जनता को लगता है कि सीधा मेरा फायदा है, दो तरीके के फायदे हैं देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। एक तो परोक्ष फायदा है कि भाई एक सर्वांगीण विकास हो रहा है प्रदेश का, देश का। दूसरा ये है कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट क्या है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो एक्चुअली भाजपा की ताकत है। वहां से उसको कॉपी किया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि जब 14 में भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने यही बात कही थी कि लोगों को हम सीधे भ्रष्टाचार मुक्त मदद करेंगे, और उन्होंने किया भी, उसका उनको लगातार फायदा हुआ। केजरीवाल जी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, या आप कहें कि केजरीवाल और मोदी जी ने एक साथ अडॉप्ट किया। अब कांग्रेस ने उसे कॉपी कर लिया है, और जहां पे जनता को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, वहां जनता उससे इंप्रेस हो रही है और वोट कर रही है। ये चीज मुझे लगता है कि आगे भी राजनीति में चलेगा। जैसे मैं अभी कह रहा था मायावती के बारे में, तो मायावती जी के पास कोई मॉडल नहीं है कि वो एक अल्टरनेट मॉडल दें कि हम डेवलपमेंट, हमारी राजनीति इस तरीके से है और हम बेहतरी करेंगे। तो दलित वोट उनके साथ भगा क्यों? जब उनकी 5 साल की सरकार थी तो ब्राह्मण भी मदद किया था, तो सरकार में मैसेज ये गया कि ब्राह्मण ज्यादा मलाई खा रहा है और दलित तो वंचित हो गया। असल में एक कारण ये था। दूसरा कारण ये भी हो गया कि दलितों में भी जाटो मलाई खा रहा है, बाकी जातियां वंचित हैं, क्योंकि मायावती जी जाटो हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये बसपा समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ, जब पिछड़े एकजुट थे। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो 52% पिछड़े हैं, मुस्लिम पिछड़ों को मिलाकर
तो सपा को तो हमेशा सरकार में रहना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा वोट बैंक है। लेकिन उनके साथ भी यही हुआ कि सिर्फ एक कम्युनिटी मलाई खा रही है, बाकी वंचित हो गए, उनका तो हिस्सा ही नहीं लग रहा है। तो जब आप एक मॉडल सामने रखेंगे जनता के, तो शायद जनता आपसे आकर्षित होगी। वो मॉडल केजरीवाल रखते हैं, वो मॉडल अब कांग्रेस रख रही है। बसपा के पास अभी वो मॉडल नहीं है। नीतीश कुमार ने सुशासन वाला मॉडल रखा था, लेकिन वो उसमें काफी धुंध आ गई है, वो चीजें बदल रही हैं वहां पे। और बिहार कहीं से भी डेवलपमेंट का मॉडल नहीं बन पा रहा है, तो वो देश के सामने क्या देंगे। तो ये चीजें बड़े बड़े सवाल के तौर पे है। और आज का युवा क्या चाहता है? आज का युवा चाहता है कि अगर उसे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल रही तो तमाम ऐसे युवा हैं जो अपना काम करना चाहते हैं। तो वो उस काम के लिए वो चाहते हैं कि अच्छा माहौल हो, कि अगर कहीं हमें लोन लेने की जरूरत हो तो वो मिल जाए, कहीं से तकनीकी मदद लेने की जरूरत पड़े तो वो मिल जाए। तो वो अपनी अच्छा, अगर इसके साथ वो अपने मोहल्ले को बेहतर वातावरण देना चाहते हैं, मोहल्ले में साफ सफाई रखना चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, बिजली 24 आवर चाहिए उनको। तो चीजें बेहतर चाहिए लोगों को। तो ये जो नई चीजें हैं, जो राजनीति में नई बात यही है कि आप एक मॉडल ले आइए डेवलपमेंट के लिए, एक नीति ले आइए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर 20 साल पहले की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और फिर आपके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आप पीड़ा व्यक्त करेंगे तो माइनॉरिटी निश्चित तौर पे अपनी उनको बहुत बेचैनी है, उनको वो पीड़ा में है, उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और मेजॉरिटी ये कह रही है कि भाई ये कन्वर्ट करा रहे हैं, इनका एजेंडा दूसरा है, ये लड़कियों को भगा ले जा रहे हैं, फिर उनको कर रहे हैं। तो एक तरीके का मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी में। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के लिए पॉलिसी भी किसी के पास नहीं। दरअसल कर्नाटक में जो सॉफ्ट हिंदुत्व का इनका कांग्रेस का था, उन्होंने हिंदुत्व की बात तो करी, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी उसकी भी बहुत जम के पैरवी करी कि नहीं, हम तो बजरंग दल पे बैन लगा देंगे और ये कर देंगे। तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि उसकी वजह से वहां माइनॉरिटी उनके साथ चली आई। ये चीज मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मेजॉरिटी के कुछ वोट तोड़ लीजिए, फिर माइनॉरिटी को ये मैसेज दीजिए कि नहीं, हम तो आपके लिए इन लोगों को जो जिनको थोड़ा कट्टर हिंदू, हार्डकोर हिंदू कहा जाता है, उन पे हम बैन लगा देंगे, उनको जेल भेज देंगे। तो शायद माइनॉरिटी उनके साथ चली जाए। यूपी में भी जैसा हेमंत जी कह रहे थे, कांग्रेस की बात माइनॉरिटी बहुत कर रही है। हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस की बात बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन ये सिर्फ इसी चुनाव में बात नहीं कर रही है। हर चुनाव में माइनॉरिटी पहले कांग्रेस की ही बात करती है, लेकिन जब चुनाव होता है और चुनाव में मतदान होता है तो कांग्रेस उसमें नहीं नजर आती है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, इसको ब्रेक कर पाना राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक बीजेपी निसंदेह ताकतवर बनी रहेगी, और उससे लड़ने के लिए इनको सभी दलों को एकजुट करने वाली बात करते रहने पड़ेगी। बिल्कुल। दरअसल आज जो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों को घेरते हुए ये आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों में अपने हिंदुत्ववादी होने की होड़ लगी हुई है, कि बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी कौन सी है, और इनके शासन में जो हिंदू धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म हैं, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके साथ नाइंसाफी होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है जहां जहां जिस जिस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, और यह संविधान की मंशा के खिलाफ है। ये कहते हुए मायावती ने इस साल होने वाले विधानसभा के चुनावों में, जो कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में होने हैं, वहां अपनी पार्टी की मौजूदगी और वहां मजबूती से लड़ने का दावा तो ठोका ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए एक मुस्लिम समुदाय को भी यह संदेश दिया कि शायद अब उत्तर प्रदेश में कम से कम उनके पास जो सबसे सही वाजिब पार्टी है वोट देने के लिए, वो बीएसपी है, यानी उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन मायावती को मुस्लिम वोट लेने के लिए और या फिर अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। पिछले 1 घंटे की चर्चा में हमने ये तमाम बातें की हैं। हमने ये सवाल भी आपसे पूछा था दोस्तों यूट्यूब पर कि क्या मायावती कांग्रेस से गठबंधन करेगी। बड़े ही दिलचस्प जवाब है। लगभग दर्शक बटे हुए हैं। 52% दर्शकों ने कहा है कि हाँ, मायावती और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले होगा, और 48% ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, यानी तकरीबन आधे आधे। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत जी, विजय जी, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।